Hey everyone, welcome in CLAT Point. Let's start today's the Hindu news discussion जो कि CLAT, ALET, DU, LLB, LLM, NLSET and other law entrance टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. बिना समय गंवाए शुरू करते हैं. आगे बढ़े उससे पहले देखो आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ाई पे अब ध्यान दो और अब बहुत सारा कुछ नई चीज सीखने पे मत ध्यान दो. जो पुराना पढ़ा हुआ है ना वो रिवाइज करो. और ऐसे भी हमारे कुछ महान हस्ती होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और उनके लिए अब सब नया है. तो भाई थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी कर लो. कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो निकाल के रख लो. उस चीज़ की पढ़ाई करो इंस्टेड ऑफ कि भाई शुरू से पढ़ने लग रहे हो. क्योंकि 30-35 दिन में सच कुछ बहुत अलग नहीं हो जाएगा. बट स्मार्ट स्टडी करोगे तो मे बी तब भी आपका कुछ हो सकता है. और जिन्होंने बहुत लंबा पढ़ाई कर रखा है, अच्छे से तैयारी कर रखी है, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना. आगे बढ़ते हैं. हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन है, इन विच यूनियन टेरिटरीज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया. तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. इसके अलावा इफ आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगा करें तो एक थम्स अप दे दिया करो, लाइक कर दिया करो. नहीं लगा करें डिसलाइक करके जाया करो, बट एक रिएक्शन जरूर देके जाया करो, जिससे कि हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया तो लगे कि भाई हमारे स्टूडेंट्स को क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है. क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, डीयू एलएलबी, एनएलएसएट, एलएट यूजी एंड पीजी के कोर्सेज. आप हमारे कोर्सेज एंड मॉक्स में इनरोल कर सकते हैं. इनकी डेमो क्लासेस भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है. ऐप आप डिस्क्रिप्शन से लिंक है वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं. कोर्सेज में कोई भी दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, कुछ भी जानना है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी है हमारी टीम का. आप वहां पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं. चलिए फिर शुरुआत करते हैं. देखो आज एडिटोरियल में जो फर्स्ट पेज है इसमें काफी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, इनको डिस्कस किया जाएगा. यहाँ पे कोई खास आर्टिकल है नहीं सेकंड पेज से, तो इसको नहीं डिस्कस करेंगे. ठीक है. यहाँ पे देखो टर्निंग डाउन द वॉल्यूम ऑन ए कॉल प्रेयर. तो आप आर्टिकल के नाम से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अभी योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार ने फैसला लिया है लाउड स्पीकर्स को हटाने से ऊपर, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल आया हुआ है. यहाँ पे देखो भारतीय जुडिशरी के साथ कुछ समस्या है, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया है. एंड वन मोर ईयर एंड देन थर्ड एंड फाइनल राउंड. चलिए फिर डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की. टर्निंग डाउन द वॉल्यूम ऑन ए कॉल टू प्रेयर. देखो अभी हुआ क्या, हुआ ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये एक डिसीजन लिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक पुराना वर्डिक्ट था मोतीलाल यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. उसमें ये बात भी कही गई थी कि लाउड स्पीकर्स का यूज करना ना कोई इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है. और उसी को आप कह सकते हो एज ए बेस रखते हुए गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि 10,900 के आसपास जो इलीगल तरीके से लाउड स्पीकर्स लगे हुए थे उनको उत्तर प्रदेश में से हटवा दिया. अब इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉस्क से हटवाए गए, टेम्पल एंड मॉस्क दोनों जगह से हटवाए गए. इसमें चीफ मिनिस्टर योगी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी गोरखपुर भी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी भी है, लखनऊ, इलाहाबाद, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रिक्ट जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं. राइटर जो हैं वो कुछ और आंकड़े रख रहे हैं. वो रख रहे हैं कि 756 लाउड स्पीकर जो हैं वो तो आगरा से ही हटा दिए गए, जो कि 19% ऑफ मॉस्क है एंड 85% ऑफ टेम्पल्स वर फाउंड टू बी फॉल्ट. तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉस्क को टारगेट किया गया है, यहाँ पे टेम्पल से भी हटाए गए हैं. एंड बहरहाल यहाँ पे 90% इसलिए क्योंकि मॉस्क में कंपेरेटिवली ज्यादा स्पीकर्स होते हैं कंपेरेटिवली टू द टेम्पल्स. अब देखो इन्होंने कुछ आंकड़े रखे हैं. कुछ आंकड़े जो हैं बड़े अच्छे आंकड़े हैं. इन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि यार देखो ऐसी कंट्री जहां पे ऑलरेडी मुस्लिम मेजोरिटी है, जो मुस्लिम कंट्री है, जिन्होंने ऑफिशियली अपने आप को इस्लामिक कंट्री घोषित कर रखा है, उन कंट्रीज ने भी लाउड स्पीकर का जो है उस पर प्रॉफिट लगा रखा है. जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है सऊदी अरेबिया एंड मलेशिया का. 2010 के अंदर मलेशिया के अंदर जो है इस्लामिक अथॉरिटीज ने एक फतवा इशू किया था जिसमें यह कहा गया था कि जो फजर की प्रेयर होती है, फजर की प्रेयर आई थिंक इन द मॉर्निंग वाला जो अजान होती है उसे कहते हैं, उस समय लाउड स्पीकर का यूज ना किया जाए कुरान को पढ़ने के लिए. ये कुरान का अपमान है अगर इस तरीके की चीजें करते हैं. तो ये यहाँ पे उन्होंने किया था. 2015 में एक एडवाइजरी यूज करी गई थी डिस्करेज करने के लिए यूज ऑफ लाउड स्पीकर फॉर तजरीक और रिलीजियस नरेशन. ये भी आपके मलेशिया के अंदर हुआ था. 2021 के अंदर सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी लाउड स्पीकर, जितने भी लाउड स्पीकर हमारे यहाँ पे मस्जिदों में यूज हो रहे हैं, दे कैन ओनली यूज थर्ड ऑफ देयर मैक्सिमम वॉल्यूम. जैसे किसी की वॉल्यूम 10 डेसिमल है तो उसका 1/3 जो है वो वही यूज कर सकते हैं. कुछ इस प्रकार का आदेश निकाला गया था. तो यहाँ पे इन कंट्रीज में भी इस तरीके के जब आदेश निकाल चुके गए हैं और ये कंट्रीज भी इस तरीके की प्रैक्टिस को अपनाने को तैयार हैं, तो इंडिया जो है उसको भी इस तरीके की चीज अपनानी चाहिए. राइटर जो है वो ऐसा कह रहे हैं, द विंड्स ऑफ चेंज दैट स्टार्टेड फ्रॉम सऊदी अरेबिया में जस्ट बी एम्ब्रेसिंग इंडियन इस्लाम. ये आर्टिकल जो है वो लिखा गया है जिया उस सलाम के द्वारा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला आर्टिकल जो है वो इंडियन जुडिशरी एंड द स्लैकनिंग कोड ऑफ ट्रस्ट. देखो अभी क्या है, ये आर्टिकल जो है ना कुछ मुद्दों के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है इंडियन जुडिशरी को.
जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एक है सबसे बड़ा मुद्दा जो है इन्होंने करप्शन का उठाया हुआ है। तो बिल्कुल इंडियन जुडिशरी में सब कहीं कहीं के ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं जहाँ पे करप्शन की चीज़ें सुनने में आती है, दिखने में आती है। इसके अलावा दूसरा जो इन्होंने मुद्दा उठाया है वो है केस पेंडेंसी, कि काफ़ी समय से जो केसेस हैं वो पेंडेंसी पड़े हुए हैं कोर्ट के अंदर। आप यहाँ पे आंकड़े भी लिखे हुए हैं, बट अपने को आंकड़ों को याद करके कुछ कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर तो है नहीं ना, ऑब्जेक्टिव में आपसे कभी आंकड़े पूछे जाते हैं। बट इन्होंने जो बात लिखी है सब मिला के लिखा जाए कि इंडिया के अंदर जो है बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और दूसरी चीज़ की भाई करप्शन है। तो ये दो मुद्दे इन्होंने उठाए हैं जो जुडिशरी के साथ इनको लगता है कि दिक्कत है, और ये इनका यहाँ पे मानना है। इसके अलावा देखो एक और यहाँ पे दिक्कत ऐड कर देनी चाहिए कि यार जो जनता है ना उसको जो है इंसाफ भी प्रॉपर नहीं मिल पाता है ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर लीगल एड। देखो आज की डेट में ना एक सबसे बड़ी समस्या जो है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे ना जो वकील हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ वकील जो है ना वो उस लेवल पे क्वालिफाइड नहीं होते हैं कि वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे पाएँ, और इसी की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्लाइंट्स को। वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं अपने तरफ से ऐड कर रहा हूँ कि दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, जिसकी वजह से जो ये केसेस भी पेंडिंग पड़े रहते हैं और चीज़ें चलती रहती हैं। एक प्रॉब्लम है कि ना समटाइम्स सम पीपल जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि केसेस को लंबा खींचते रहो जिससे अपन को ज़्यादा पैसे मिलते रहेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है वकील्स के अंदर, तो ये भी देखने को मिलता है। इसके बाद है वन मोर ईयर, ये आर्टिकल क्या है। देखो अभी एशियन गेम्स होने थे हंगजाओ में चाइना के अंदर, बट नहीं हो रहे हैं कोविड के चलते हुए। एशियन गेम्स जो हैं उनको एशियाड भी कहते हैं, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, हर 4 साल में होता है। इंडिया में पहली बार 1951 न्यू दिल्ली में हुआ था, वही एशियन गेम्स का पहला संस्करण भी था, और वो पहली बार इंडिया में भी हुआ था। ठीक है, इसके अलावा मोटो क्या है, एवर ऑनवर्ड, एंड इस बार चाइना में होना तो नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या आर्टिकल आया हुआ है, आर्टिकल ये आया हुआ है, देखो ये जो खिलाड़ी होते हैं जो ओलंपिक्स या फिर जो इस तरीके गेम्स के लिए तैयार होते हैं, इन लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब सीधे 1 साल डिले हो गया है ये। अब 1 साल के लिए उन्हें फिर से अपनी रिगरस तैयारी जारी रखनी होगी। फिर बहुत सारे लोगों का मेंटली भी मतलब एक ये सेटबैक ही है काइंड ऑफ, कि आपको ये बात पता पड़ा है कि आपका टूर्नामेंट नहीं होगा, तो फिर मेंटली भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं कि कब चाइना जो है वो कोविड के इस प्रॉब्लम से बाहर आता है। ऑल दो अभी पता है एक्चुअली में देखा चाइना में इतने केसेस हैं नहीं, लेकिन वहाँ पे जो ये जीरो कोविड पॉलिसी, अब एक्चुअली में मतलब मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ जो इनके हिसाब से आंकड़ा आता है, क्या पता अंदर हो भाई, हम लोगों तक आंकड़ा नहीं पहुँच पा रहा है। WHO की मानो तो इंडिया ने इतना आंकड़ा छुपाया था, फिर तो चाइना तो कर ही सकता है। बट अभी चाइना का जो ऑफिशियल आंकड़े ना वो इतने नहीं है, लेकिन उनकी जो जीरो कोविड पॉलिसी है ना वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जीरो कोविड पॉलिसी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी 2-3 सेशंस में बता दिया है। जिनपिंग साहब की जो है ये पॉलिसी थी, इसमें बेसिकली अग्रेसिव मेजर्स यूज़ करते हैं, और जिसका कोविड होता है उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है फोर्स मेजर यूज़ करके। एंड अभी ऐसा जिनपिंग साहब इस पॉलिसी को हटा क्यों नहीं रहे, क्योंकि सारे दुकानें बंद कर दी जाती हैं, वो एरिया पूरा बैन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये उनकी खुद की पॉलिसी थी, और वो अपने ऊपर क्रिटिसिज्म कैसे ले लें कि मैंने कोई गलत चीज़ बनाई है। तो ये बात है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड एंड फाइनल राउंड। ये क्या है, देखो अभी यार सेंटर गवर्नमेंट एंड आपकी जो दिल्ली गवर्नमेंट है इनके बीच में टसल चलती रहती है। अब टसल कैसे चलती रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली खुद तो कुछ करती नहीं है, पर जो गवर्नर होते हैं उनके बीच में और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है वो 239AA है, वो दिल्ली को स्पेशल एक दर्जा देता है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 239AA इट प्रोवाइड्स यूनिक स्टेटस फॉर दिल्ली। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दिल्ली को यूनिक स्टेटस कौन सा आर्टिकल देता है, तो ये आर्टिकल जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखो 2018 में भी एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पे सामने ये आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिल्ली गवर्नमेंट को एंड गवर्नर को कि गवर्नर साहब को दिल्ली गवर्नमेंट की बात माननी है, जो भी वो कहें उसकी एड एंड एडवाइस पे उनको वर्क करना होगा। अब यहाँ पे जो है दूसरा मामला आया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो ब्यूरोक्रेसी है वो किस तरीके से चलेगी। अब कोर्ट में देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी है, आई थिंक 5 जजेस की ये बेंच है। लेट्स सी इस पे क्या डिसीजन आएगा। रशिया बॉम्ब्स शेल्टर 60 डेड। तो G7 के लीडर जो हैं उनका ऐसा कहना है कि रशिया ने एक शेल्टर पे बॉम्ब किया और 60 डेड। ऑल्दो G7 के लीडर का ऐसा नहीं कहना है, ऐसा यूक्रेन का कहना है। G7 के लीडर्स की तो एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी तो वो यहाँ पे न्यूज़ आया है, बट ऐसा बोला जा रहा है कि रशिया ने एक स्कूल बिल्डिंग को डैमेज किया है और जो लुहानसक यूक्रेन में स्थित थी और इसमें 60 लोगों की मृत्यु हो गई है।
सिटीजनशिप डिलेड, 800 पाकिस्तानी हिंदूज लेफ्ट इंडिया। देखो हुआ क्या कि 800 पाकिस्तानी हिंदूज जो है ना भारत में आके रह रहे थे कि भारत में उनको नागरिकता मिलेगी, बट उनको वो मिली नहीं, जिसकी वजह से अब वो वापस पाकिस्तान चले गए। अब जब वो वापस पाकिस्तान चले गए तो वहाँ की मीडिया, वहाँ की आर्मी जो है वो इसको वहाँ पे अलग तरीके से पोर्ट्रे करी कि भारत में जो है वो पाकिस्तानी हिंदुओं को शरण नहीं मिली और इनकी यहाँ पे मदद नहीं करी गई। तो अब ऐसे में इन लोगों को वहाँ पे तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, भारत की भी इमेज अच्छी नहीं बन रही है। हम ये कह रहे थे ना कि हम हिंदुओं को बचाएंगे, जो सीए लाने का एक पर्पस था, पर वो तो यहाँ पे फुलफिल होते हुए नजर ही नहीं आ रहा है। तो ये भी क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है। कोर्ट फ्लेज पुलिस इन जहांगीरपुरी केस। कोर्ट ने फटकार लगाई है जहांगीरपुरी केस के अंदर पुलिस को, कहा है कि यार आपने ना ये जो हनुमान जयंती की प्रोसेशन निकल रही थी, आपको वो रोकना था वहां से, आपने उसके जगह पे उनके साथ चलने लगे, तो ये बड़ी गलती थी। तो इस तरीके की फटकार लगाई गई है जिससे कम्युनल क्लैशेस हुए थे। प्रोवाइड लीगल एड टू अंडर ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 82 लाख केसेस पेंडिंग है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जितने भी केसेस पेंडिंग है ना, तो ये जितने लोगों के ऊपर ये केसेस चल रहे हैं उन लोगों को लीगल एड प्रोवाइड कराई जाए गवर्नमेंट के द्वारा, ये बात यहाँ पे कही गई है। वैल्यू ऑफ एमपीज वोट फॉर प्रेसिडेंट्स पोल गो डाउन। तो मैंने आपको प्रेसिडेंट इलेक्शन समझाया था अच्छे से, आज एक बार और समझाते हैं। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से हमारे देश में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो कुछ आंकड़े मैं यहाँ पे बोलूंगा ना, वो मैंने 2-3 साल पहले ये पीपीटी बनाई थी, तो उसके हो सकते हैं। आंकड़ों से आपको कुछ समझने लिखने की कोई बात नहीं है, आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए, क्योंकि वही आपके दिमाग में रहेगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस कोई भी आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप आप कर पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि यार कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकता है। तो मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट वोट, ये ध्यान रखिएगा। अगर देखो प्रेसिडेंट कभी कभी नॉमिनेट करते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का मेंबर की तरह नॉमिनेट किया गया है, तो ये लोग जो है दे कैन नॉट वोट, ध्यान रखना। अब देखो किस तरीके से जो है वो सीट्स चुनी जाती हैं कि भाई किसकी कितनी सीट्स रहेंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के देखते हैं कि जो मेंबर ऑफ स्टेट्स हैं उनके किस तरीके से सीट्स वोट्स डिसाइड होते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर। तो आर्टिकल 55 सब क्लॉज 2 जो है वो इससे डील करता है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से सुनिएगा, सारा फोकस आपका स्क्रीन पे होना चाहिए। महाराष्ट्र की मान लो पॉपुलेशन जो है वो है 504,12,235 अकॉर्डिंग टू द 1971 सेंसस। महाराष्ट्र में टोटल एमएलए होते हैं 288। पॉपुलेशन अपॉन एमएलए, पॉपुलेशन अपॉन एमएलए इंटू 1/1000, ये जो फॉर्मूला है ये लगा के एक एमएलए का वैल्यू कितना होगा वोट में वो आ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉपुलेशन अपॉन एमएलए इंटू 1/1000, ये जो वैल्यू आ रही है 175, इट विल बी वोट ऑफ 1 एमएलए इन महाराष्ट्र। ठीक है, अब टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ महाराष्ट्र क्या हो जाएगा, 288 इंटू 175। तो ये आपके सामने आंकड़ा आ गया। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज इन इंडिया वो इतनी होती है, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, अभी चेंज भी हो सकती है। मैंने क्या बोला, ये आंकड़ा थोड़ा पीछे का है, लेकिन प्रोसेस यही रहने वाली है। सबसे ज्यादा देखो उत्तर प्रदेश में आपके एमएलएज होते हैं, सबसे कम सिक्किम में होते हैं, इसीलिए यूपी का जो रोल है वो बहुत ज्यादा माना जाता है प्रेसिडेंट इलेक्शन एज वेल एज एंड प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन एज वेल एज। अगर स्टेट असेंबली आउट ऑफ द फंक्शन है देन ऑल्सो एमएलए कैन वोट, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखो बात करते हैं लोकसभा का वोट कैसे डिसाइड होता है। तो लोकसभा का वोट डिसाइड होगा टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स अपॉन टोटल एमपी 708। समझ में आया, जितना टोटल भारत के जितने स्टेट्स का और आपके पुडुचेरी दिल्ली का वोट्स है वो अपॉन टोटल एमपी 708 आया। 708 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका जितना भी नंबर ऑफ एमपी होगा, तो आपका ये जो संख्या है ये आ गया आपका एमपीज का वोट का संख्या। टोटल वोट्स की संख्या जोड़ दिया गया एमएलए प्लस एमपीज, तो ये जो वोट की संख्या है ये टोटल वोट की संख्या है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ स्टेट्स ये हमने पीछे कैलकुलेट किया ही था, और यहाँ पे इनको कैलकुलेट किया गया और दोनों को जोड़ दिया गया। क्लियर हुआ बात, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमने सुना है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है ना वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, देखो कोई भी बंदा जो है ना वो वोट देते टाइम पे यहाँ पे प्रेफरेंस लिखता है कि मेरा प्रेफरेंस ये। मान लो 4 बंदे इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, कोविंद साहब, माल्या, काजोल जी, सलमान खान। अब मैंने वोट देना है, तो मैंने वोट कैसे देना है, मैंने अपना प्रेफरेंस लिखना है।
मैंने कहा कि पहला प्रेफरेंस मेरा कोविंद जी है, सेकंड मुझे सल्लू भाई पसंद है, मैंने सेकंड सलमान जी को लगाया, थर्ड मुझे काजोल मैडम पसंद है, मैंने इनको लगाया, यार ये बेकार है, मैंने इसको चौथे नंबर पर डाल दिया। ठीक है, ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। 50% जिसके पास वोट आएंगे वो जीत जाएगा। ठीक है, अब चलो भाई सबने वोट दे दिया। अब देखो वोट कुछ इस प्रकार से आए, 40% कोविंद जी आए, 12% माल्या आया, 18% काजोल आई, 30% सलमान खान आए। अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था 50% चाहिए, तो इसका मतलब तो कोई भी नहीं जीता। तो बिल्कुल सही भाई, कोई भी नहीं जीता। लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में क्या होता है, जो सबसे कम होता है 12%, ये अलग हो गया। अब इसके भी तो जो वोट्स होंगे उसमें लोगों ने प्रेफरेंस डाली होगी ना, तो इसके बाद जो बचे हुए प्रेफरेंस होंगे उनको वोट ऐड हो जाएंगे। मान लो कुछ इस प्रकार से सबके प्रेफरेंस थी, तो अब क्या हुआ, 36 इनके हो गए, 18 + 2 इनके हो गए और 40 + 4 इनके हो गए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से वोट जो हैं, इनके जो 12 वोट हैं उसका सेकंड प्रेफरेंस जो जो रहा होगा उस पर चला गया। फिर उसके बाद भी अगर 50 नहीं होता है तो फिर यहाँ पे काजोल जी बाहर हो जाएंगे और फिर इनके जो सेकंड प्रेफरेंसेस होंगे वो देखे जाएंगे। समझ में आई बात आपको, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है ना। चलिए, तो इस प्रकार से आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। कहीं आपसे ये सब फॉर्मूला एग्जाम में नहीं आते हैं, आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपके क्वेश्चन ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के ऊपर बन जाता है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। 50% प्लस चीज पता होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए कैसे होता है। ठीक है, हम मैथ्स का पेपर नहीं देने जा रहे हैं कि आपसे कहेंगे कि आप थ्योरम लिख के आओ, तो परेशान मत हो, लेकिन पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। अब यहाँ पे न्यूज क्या थी, न्यूज भी देख लेते हैं। न्यूज ये है कि 708 के जगह पे ना प्रेसिडेंट पोल्स के लिए एमपीज की संख्या हो गई है 700। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू एंड कश्मीर में है ही नहीं, तो वो यहाँ पे कहा गया है द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी इन द प्रेसिडेंशियल पोल टू बी हेल्ड इन जुलाई इज लाइकली टू गो डाउन टू 700 फ्रॉम 708। अब ये 708 क्यों कह रहे हैं, देखो हमने जो कैलकुलेट किया है ना, लग रहा है अभी भी यही आंकड़े चल रहे हैं, तो 708 था, बट अब यहाँ पे संख्या कुछ कम हो गई होगी क्योंकि जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली वाला है ही नहीं सिस्टम, तो इस वजह से इसको 700 बताया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो बढ़ते हैं आगे। बीजिंग लॉयलिस्ट जॉन ली इलेक्टेड एज हांगकांग्स लीडर। देखो हांगकांग बीजिंग चाइना में प्रॉब्लम चल रही है, आपको पता है। हांगकांग वाज वंस कॉलोनी ऑफ यूके। 1997 में इनको आज़ादी मिली थी, 50 ईयर्स के लिए इनको जो है ऑटोनॉमस स्टेट का दर्जा मिला था, बट ऑफिशियली चाइना का पार्ट रहना था और हांगकांग के लोग वो चाहते ही नहीं थे। फिर क्या हुआ, हांगकांग के लोग चाइना को क्रिटिसाइज करने लगे, चाइना को चीज़ पसंद नहीं आई, बट लॉ तो ये कहता है कि हांगकांग का क्रिमिनल हांगकांग में ट्रायल होगा, चाइना का क्रिमिनल चाइना में ट्रायल होगा। इसीलिए चाइना जो है वो एक्सट्रेडिशन बिल लेके आता है जिससे कि हांगकांग के क्रिमिनल्स को वो उठा के चाइना ला सके और उनको सजा दे सके। पर एक्सट्रेडिशन बिल के ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था हांगकांग में, फिर ला नहीं पाया, तो ये सब कारण थे। अभी क्या हुआ कि भाई अपने ही एक नुमाइंदे को हांगकांग का लीडर क्रिएट कर दिया है, जॉन ली, तो अब ये तो वही हो गया, पपेट सरकार हो गई। हांगकांग देख लो, ये भैया आपका चाइना है, यहीं पे इधर आपका नीचे हांगकांग पड़ता है। नॉर्दर्न आइलैंड पार्टीज अर्ज टू वर्क टुगेदर। देखो नॉर्दर्न आइलैंड में एक पार्टी अभी जीत के आई है, सिन फिन करके। ये ऐसी पार्टी जो बहुत समय से नहीं जीती थी और इनके पास भी प्रॉपर सीट्स वोट्स नहीं है, तो यही इलेक्शन का इनका डायनामिक्स है, अपने को इतना जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हटाओ। तो दिस इज इट, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्दर्न आइलैंड पार्टीज अर्ज टू वर्क टुगेदर, हांगकांग वाला देखा, प्रेसिडेंट इलेक्शन देखा, सीट्स के वोट्स जो कम हो रहे हैं ये देखा, प्रोवाइड लीगल एड टू अंडर ट्रायल्स, कोर्ट प्लेस पुलिस इन जहांगीरपुरी केस, सिटीजनशिप डिलेड, 800 पाकिस्तानी हिंदूज लेफ्ट इंडिया, रशिया बॉम्ब शेल्टर 16 डेड, थर्ड एंड फाइनल राउंड शुरू होने की बात हो रही है इन द एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो टसल चल रही है। एशियाड के बारे में देखा, इंडियन जुडिशरी के बारे में देखा हमने, ये जो मॉस्क वाला मसला चल रहा है वो हमने देखा। तो दिस इज इट। आप हमारे कोर्सेज में चाहें तो इनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का। इसके अलावा उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को हमारे शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोगों से कल हमारे सेशन में। इस सेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत।